तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस जो पेपर 3 है, जो कि आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन है हिस्ट्री का और दूसरा सेक्शन है ज्योग्राफी का। इसमें से भी अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री को टोटल 4 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरा है मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और चौथा जो है वो है झारखंड हिस्ट्री। इसमें से अगर हम लोग देखें तो पहला जो सेक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस वाले सेक्शन की चर्चा हम लोग आज से करेंगे। और जैसा कि पता है आपको, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों सेक्शन को मिलाकर आपका जो है वो पेपर 3 बनता है। तो जैसे हिस्ट्री में हम लोगों को 4 सेक्शन पढ़ने हैं, ठीक उसी तरह ज्योग्राफी में भी देखें तो वहाँ पे भी हम लोगों को 4 सेक्शन पढ़ना होता है। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो पहला सेक्शन है आपका फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा सेक्शन की बात करें तो वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और रिसोर्सेज ज्योग्राफी। और वहीं चौथे सेक्शन की बात करें तो वो है आपका झारखंड ज्योग्राफी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में 4-4 सेक्शन दिए हुए हैं और हर एक जो सेक्शन है उससे एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर 3 में हिस्ट्री वाले सेक्शन से चारों सेक्शन को मिला के 4 जो है वो लॉन्ग मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी तरह ज्योग्राफी में भी 4 सेक्शन मिलाकर 4 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री में भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन में 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है अपने अनुसार। और उसी तरह ज्योग्राफी में भी जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन मिलेंगे जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में। और वहाँ पे आपको 4 जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हम सभी को पता है कि जेपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव। और जिसमें से अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन रहेंगे और ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल अगर देखें तो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का रहता है। तो 40 नंबर का आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आपका 4 क्वेश्चन लिखिएगा, चारों जो है वो 40-40 मार्क्स का रहता है। तो 4 क्वेश्चन जो है वो 160 नंबर का रहेगा और 40 नंबर का आपका जो है वो एमसीक्यू रहेगा। तो इस तरह से देखिएगा तो 200 नंबर का आपका पेपर 3 बनता है। अगर इसी में अगर हम लोग बात करें, जो आपका पेपर 3 में पहला सेक्शन है हिस्ट्री का, हिस्ट्री को भी फर्दर जो आपका 4 भागों में बाँटा गया है। इसमें से आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, जिसमें आपका टोटल 11 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 11 टॉपिक्स के बारे में अब हम लोग एक एक करके क्लासेस आगे इसमें देखते जाएंगे। अगर हम लोग देखें, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें अगर हम लोग देखें तो टोटल आपका 11 टॉपिक दिए हुए हैं। अगर टॉपिक के नाम ले ले तो वो है आपका कुछ इस तरह कि पहला टॉपिक है आपका कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का है। इसका उत्पत्ति, पुरातत्व और इसका विस्तार, इसका साहित्यिक कार्य और इसका मुख्य लक्षण हम लोगों को देखना पड़ेगा। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो वह है आपका आर्यों की उत्पत्ति। तीसरा टॉपिक की बात करें तो वह है आपका वैदिक साहित्य की पुरातनता और स्तरीकरण। और इसमें बताया गया है कि जो आपका ऋग वैदिक काल है उसके समय समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था और साथ ही साथ धर्म क्या था, इसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। अगर हम लोग टॉपिक नंबर 4 की बात करें तो वो है आपका लिच्छवी और उसका जो गणतंत्रात्मक जो गठन हुआ था उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग टॉपिक नंबर 5 की बात करें तो वो है आपका मगध साम्राज्य का उदय। जैसा कि हम लोग जानते हैं 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। इनमें से जो आपका एक ही महाजनपद है मगध, वो क्यों इतना ज़्यादा डेवलप हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न था, उन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो टॉपिक नंबर 6 जो है वो है आपका मौर्य काल के बारे में देखना पड़ेगा इसमें हम लोग। और इसमें हम लोग जो है वो देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इनके बारे में डिटेल से जानना पड़ेगा। और साथ ही साथ में हम लोगों को इसमें कलिंग युद्ध के बारे में भी जानना पड़ेगा। और इसके बाद कलिंग युद्ध जब हुआ था तो कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का क्या पॉलिसी था, क्या उसका धम्म था, धम्म नीति लाता है ना अशोक कलिंग युद्ध के बाद।
तो वो देखेंगे हम लोग। तो अशोक का जो धम्म है, धम्म नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर अशोक का विदेश नीति पर देखेंगे। उसके बाद मौर्य काल का जो कला और स्थापत्य है इसको भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग मौर्य काल में और भी जो डेवलपमेंट हुआ है उन सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगर 7 नंबर टॉपिक की बात करें तो वो है आपका कुषाण काल से संबंधित है। और कुषाण काल में बेसिकली हम लोगों को कनिष्क जो राजा है इसके बारे में पढ़ना होता है। और इसके बारे में देखना होता है कि कनिष्क के समय में जो साम्राज्य का विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कनिष्क का जो धार्मिक नीति था क्या था उसके बारे में देखना होगा। और जो कुषाण काल था उस काल के दौरान कला कैसा रहा इस सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसका जो है स्थापत्य कला का विकास इसके बारे में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो टॉपिक नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका गुप्त काल से संबंधित है। और हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल के समय साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ था। और गुप्त काल के दौरान जो भाषा है, जो साहित्य है, उसके बाद जो कला है, स्थापत्य है, इन सभी का विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हम लोगों को डिटेल से जानकारी लेना होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो टॉपिक नंबर 9 की तरफ चले जाएंगे, जो कि आपका हर्षवर्धन से संबंधित है, राजा के बारे में। और बताया जाता है कि जो हर्षवर्धन है वो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। और इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन के काल की जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही है इन सभी के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो टॉपिक नंबर 10 की तरफ चलेंगे, जो कि आपका चोल वंश के बारे में बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो भी चोल राजाओं के द्वारा समुद्री गतिविधियां की गई थी उन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका चोल शासक था इसका किस तरह का प्रशासन चला करता था इसके बारे में देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो चोलकालीन कला और जो साहित्य है उसका कैसे विकास हुआ था इसके बारे में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग अंतिम टॉपिक जो कि 11 नंबर टॉपिक है वो है आपका पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो फिर हम लोगों को जो है वो आपका पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ के बारे में पढ़ना होता है। और ये भी जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो टॉपिक है हम लोग का लास्ट टॉपिक है। इस तरह से देखिए अगर हम लोग तो आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें ज़्यादा नहीं, आपका मात्र 11 टॉपिक दिए हुए हैं। और इस तरह से आपका जो है वो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप ये 11 टॉपिक कवर कर लीजिएगा तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का समझने में कोई भी जो है वो परेशानी नहीं होगी। तो आज हम लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और आने वाले कुछ वीडियो में ये जो क्लासेस में देखिएगा तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप वीडियो में बने रहिए और आप इसको समझिएगा और आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद आप एक बहुत ही बेहतर स्थिति में अपने आप को खुद को पाइएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका जो रोड मैप है, यानी कि उसका हम लोग पढ़ने का डायमेंशन क्या होगा उसको हम लोग पहले देखेंगे। फिर उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और ताकि एक टॉपिक के बारे में देखिए, एक टॉपिक पढ़िएगा आप तो उस टॉपिक के बारे में एकदम पूरा डेप्थ में जाकर गहराई से उसके बारे में पढ़िएगा, ताकि अगर क्वेश्चन इधर उधर घूमे भी तो आप एक बेहतर स्थिति में रहिएगा, क्योंकि आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहेगा। बस आपको उसका जो स्ट्रक्चरिंग थोड़ा बहुत, उसका जो स्ट्रक्चरिंग का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये होता है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए ताकि आप उसको बेहतर तरीके में उस टॉपिक को समझ पाए। ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग जो है वो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें इसका रोड मैप क्या होगा, इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा वो जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्पत्ति और इसका उद्भव कैसे हुआ है, ये हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो उत्पन्न विवाद के कारण है, अलग अलग विवाद हुआ है उसके कारण को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में इतिहासकारों का जो हिस्टोरियन है इनका क्या मत रहा है। ये हम लोग 3 तरह का इतिहासकारों का मत देखेंगे। पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में जो विदेशी प्रभाव है इसके बारे में देखेंगे, इसका क्या निष्कर्ष लास्ट में हम लोग इसको भी बताएंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता के संबंध में कौन कौन से इतिहासकार रहे हैं, उन इतिहासकारों के जिक्र करेंगे। फिर हम लोग उसके पक्ष में तर्क देंगे। फिर कुछ तर्क और वितर्क दोनों देने के बाद में लास्ट में हम लोग उसका निष्कर्ष बताएंगे। उसके बाद बताएंगे जो है सेकंड हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत देंगे, इसका तर्क और वितर्क देंगे। फिर हम लास्ट में इसका निष्कर्ष देंगे।
फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में देसी क्रमिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे, उसके बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करेंगे और लास्ट में फिर उसका भी निष्कर्ष दे देंगे कौन सा सही है। उसके बाद ओवरऑल ये तीनों हम लोग सिद्धांतों के बारे में बताने के बाद लास्ट में एक अपना सिद्धांत बताएंगे कि तीनों में से तार्किक ज़्यादा कौन सा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और उससे प्रमुख जो संबंधित प्रमुख प्रमुख जो स्थल है इनके बारे में देखेंगे। जैसे कि आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया। इनके बारे में हम लोगों को ये जो स्टार्टिंग के 5 नाम लिए हैं इनके बारे में आपको कम से कम 10 लाइन डिटेल से लिखना होगा। उसके बाद अदर फैक्ट अदर ये जो जगहें जगहें थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उनका केवल जिक्र कर दीजिएगा क्योंकि आपको पूरा लिखने का वहाँ पे समय नहीं बचेगा। तो आगे में हम लोग राखीगढ़ी, रोपड़, कोट दीजी, कालीबंगा, सुतकांगेडोर, बनावली इन सभी के बारे में जिक्र करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइएगा और विशेषता जो है वो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान, जिसमें हम लोग टाउन प्लानिंग देखेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन के बारे में बताइएगा। उसके बाद जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन बताइएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन या कैसा था कैसा नहीं था आर्थिक व्यवस्था इसके बारे में बताइएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था इसको समझाइएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो कला और स्थापत्य था इसके बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको बतलाना होगा। उसके बाद स्थापत्य में जो है वो सार्वजनिक, व्यक्तिगत, विशिष्ट इन सभी के बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा। इस तरह से देखिएगा तो ये टॉपिक आपका यहाँ से जाएगा। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, इसके बारे में भी हम लोगों को बतलाना होगा। और लास्ट में फिर जो है वो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व, उसका क्या महत्व है, उसका क्या प्रासंगिकता है यानी कि उसका क्या रिलेवेंसी है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम लोग वर्तमान अभी के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसको जो है वो हर एक टॉपिक को आपको वर्तमान से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हिस्ट्री का जो पढ़ने का जो डायमेंशन रहेगा वो पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उनसे हम लोग को ऐसा लेना है कि जो घटनाएं हुई है उनसे हम लोगों को सीख लेने का प्रयास करना है हमेशा। तो वर्तमान से उसको जोड़ना बहुत ही अति आवश्यक हो जाएगा। ठीक है। तो ये इतना जितना भी हम बताए हैं ये आपका पढ़ने का तरीका रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग देखें सिलेबस की, अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में सिंपल सा लिखा हुआ है। पहले तो लिखा हुआ है आपका द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसका है ओरिजिन यानी कि उसका उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। उसका एंटिक्विटी यानी कि उसका पुरातत्व यानी कि कितना प्राचीन है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसका एक्सटेंशन यानी कि उसका विस्तार पढ़ना है। उसका ऑथरशिप एंड मेन फीचर्स यानी कि उसका साहित्यिक कार्य पढ़ना है। और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य लक्षण था, मेन फीचर्स था, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका टॉपिक का मतलब इस टॉपिक का जो है सिलेबस जो मेंशन किया हुआ है और इसी सिलेबस के आधार पे हम लोग इसको पढ़ते हैं एक एक करके इसके बारे में। ठीक ना। आपको यहाँ तक ये जो है वो पढ़ने का ये तरीका जो है हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को वो आपको बता दिया गया है। अगर हम लोग इसमें देखें तो एक आपको वर्ल्ड का मैप एकदम पूरा एकदम पता होना चाहिए, वो एकदम मैंडेटरी है क्योंकि आपको जब भी आंसर लिखिएगा तो मेंस के एग्ज़ाम में आपको जहाँ पे भी हो संभव हो वहाँ आपको मेंस बनाना मैं सॉरी वहाँ पे आपको मैप वगैरह बनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है नॉर्थ वेस्ट वाला जो इंडिया का पार्ट है जहाँ पे आपका पाकिस्तान है, फिर आपका पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वो सभी का। और तो इस रीजन को आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सभ्यता है वो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहीं पे ये फैला हुआ है। तो इसका भी मैप बनाकर आपको इसको यहाँ पे दर्शाना होगा क्योंकि हर एक बात को आप लिख कर वहाँ पर बता नहीं सकते हो, आपको लिखना भी है सीमित मात्रा में और साथ ही साथ आपको जो है मैप वगैरह का भी यूज़ करना है ताकि आपका जो है आंसर वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है। तो आई होप इतना जो बात है आपको जो भी समझाया गया है उसको आप समझ पाए होंगे और इस टॉपिक को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस टॉपिक का जो है वो शुभारंभ करते हैं, इसका हम लोग श्री गणेश करते हैं। अब एक एक करके इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये रहा आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें जो आपका मेंस है, मेंस एग्ज़ाम का जो पढ़ने का तरीका है वो क्या है वो देख लीजिए। तो प्रीलिम्स का अगर हम लोग बात करें तो वो तो आपका फैक्ट पढ़ना है क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यू आता है तो उसमें कुछ फैक्ट पूछ देगा और उस फैक्ट के बारे में आपको बतलाना है
केवल वहाँ पे टिक करना है, बस इतना ही काम है। लेकिन अगर हम लोग मेंस की बात करेंगे तो मेंस में एक एक टॉपिक में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इतिहास में अगर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उसका उसका जो है सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष, इन सभी को हम लोग देखना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इन सभी एस्पेक्टों को हम लोग जो है वो कंप्लीट करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का क्या था यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस किए थे, वो है आपका, ये देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो उत्पत्ति और उसका जो है उद्भव, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और उद्भव। तो बस ये जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो जो टॉपिक लिखा हुआ है उसी के अनुसार हम लोग जो है वो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति या फिर इसका जो उद्भव है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा आपका सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति या फिर उसका उद्भव। तो सबसे पहले इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि 1921 से लेकर आज तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। तो अगर हम लोग देखें 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा नामक एक स्थल की खोज की गई थी, जो कि आपका रावी नदी के किनारे था। तो वही बताया जा रहा है कि 1921 में पहला जो है वो पहला साइट खोजा गया, यानी कि पहला जो है वो स्थल खोजा गया। और उस समय से लेकर अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2025। तो लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक ना, 104 105 साल हो ही गए हैं। तो अभी तक देखिएगा 100 साल में, पिछले 100 साल में इस सभ्यता से संबंधित 1500 से भी ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है। पहले कितना स्थल खोजा गया था, आज से 100 साल पहले मात्र एक वो स्थल। सबसे पहले 1921 में आपका हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया, सॉरी हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। फिर ठीक इनसे एक साल के बाद यानी कि 1922 ईस्वी में आपका जो है वो मोहनजोदड़ो नामक शहर खोजा गया राखालदास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे जो है वो स्थित था। अब हम लोग देखें तो बताया जा रहा है कि किंतु तो 1921 से लेकर आज तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है, किंतु इतिहासकारों के मध्य आज भी इस सभ्यता के उद्भव का जो प्रश्न है वो विवादास्पद बना हुआ है। तो बताया जा रहा है कि अभी तक इससे संबंधित जो है वो 1500 से भी ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है, किंतु अभी भी जो है अलग अलग इतिहासकारों के मध्य में, हिस्टोरियन के बीच में अभी भी ये जो पार्ट है कि इसका उद्भव कैसे हुआ है उसके बारे में अभी भी विवाद जो है वो बना हुआ है, विवादास्पद है। यानी कि ये पूरी तरीके से कंट्रोडक्टरी वाला जो है वो पार्ट आपका देखने को मिलता है ना। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, आगे की चर्चा करते हैं। तो हम लोगों का सेकंड टॉपिक क्या था वो देख लीजिए। सेकंड टॉपिक ये था आपका हड़प्पा सभ्यता में उत्पन्न विवाद के कारण, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में उत्पन्न विवाद के कारण अब हम लोग का ये दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या था, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति या फिर उद्भव कैसे हुआ। इससे पहले अगर आप एक चीज़ जोड़ सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, क्या नहीं था। तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एक हम लोग इंट्रोडक्शन देख ले तो वो भी हम लोग इसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन के बारे में भी। तो देखिएगा ज़रा, तो अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम लोग थोड़ा सा परिचय देख ले पहले, तो उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। अभी हम लोग उत्पत्ति और जो इसका उद्भव था वो हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। तो बताया जाता है कि भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, और जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। फिर बताया जाता है कि पहला बताया गया कि भारत का जो इतिहास है वो सिंधु सब घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और बताया जाता है कि यह जो सभ्यता है वो लगभग आपका 2500 ईसा पूर्व जो है वो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भागों में ये फैला हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। तो बताया जा रहा है कि जब ये सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोगों को देखने को मिल रहा है जिस टाइम पीरियड में, उस समय पूरे विश्व में चार बड़ी बड़ी सभ्यताएं देखने को मिलती थी।
पहला सभ्यता की बात करें तो वह आपका मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, और चौथा है आपका चीन या फिर चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन थी उसकी बात की जा रही है। तो उन सभी चारों में से सबसे अगर हम लोग उन्नत की बात करें तो वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था। फिर बताया जा रहा है कि 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों, यानी कि सिंधु 1920 ईस्वी में जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। आपको बताया गया था कि 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो चुकी थी। ये बड़े बड़े प्राचीन नगर देखने को मिलते हैं। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के जो उस समय तत्कालीन डायरेक्टर थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, उन्होंने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो घोषणा नहीं किए थे, लेकिन बाद में वो घोषणा कर देते हैं सर जॉन मार्शल की एक यहाँ पे भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से एक आपका प्राचीन सभ्यता देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अभी जैसा कि आपको बताया गया था कि प्राचीन समय में पूरे विश्व में चार बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो है वो देखने को मिलती थी। पहला अगर हम लोग देखें तो वो है आपका मिस्र सभ्यता, जो कि आपका मिस्र देश में देखने को मिलती थी, और ये जो सभ्यता है वो आपका नील नदी के किनारे स्थित थी। दूसरा है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, और ये जो सुमेरियन सभ्यता थी ये आपका दजला एवं फरात नदी के किनारे ये स्थित थी। तो दजला और आपका फरात नदी के किनारे ये स्थित थी, जो कि आपका इराक वाले क्षेत्र में, इराक है, ईरान है, इस वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और बताया जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो वह है आपका सुमेरियन सभ्यता, लेकिन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और साथ ही साथ सबसे उन्नत सभ्यता तो वो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो सभ्यता हम लोग देखते हैं वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत और पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपका देखा जाए तो वो आपका सिंधु नदी के किनारे थी, और कहीं कहीं पे ये जो है आपका सरस्वती नदी के किनारे भी पाया जाता है। तो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे थी ये। इसके अलावा जो अभी बताया गया था कि चीनी सभ्यता भी थी चाइना में, जो कि आपका पीली नदी जिसको हवांग नदी भी कहा जाता है इस नदी के किनारे थी। तो विश्व में पहले सबसे प्राचीन चार गो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया जिसको सुमेरियन सभ्यता बोला जा रहा है, मिस्र सभ्यता, फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता और आपका चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता पीली नदी जिसको हवांग नदी भी कहा जा रहा है उसके किनारे थी, और मेसोपोटामिया जिसको सुमेरियन सभ्यता कहा जा रहा है ये आपका दजला और फरात नदी के किनारे थी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता आपका मेसोपोटामिया सभ्यता थी, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा करके पुकारते थे, है ना, या लोगों को बोलिए या फिर सिंधु घाटी को वो लोग मेलुहा करके वो लोग पुकारते थे, बस इतना ही याद रखिएगा। तो आई होप आपको जो है इंट्रोडक्शन वाला भी पार्ट समझ में आ गया होगा, आपको एक बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, और आप यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मैप का भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको ये चीज़ जो है वो बतलाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैप बताइएगा, मैप में आप कहाँ पे सुमेरियन सभ्यता है, कहाँ पे इजिप्ट सभ्यता है इजिप्शियन, कहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है, कहाँ पे जो है वो आपका चाइनीज़ सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, वो सभी को आप मैप में दर्शा दीजिएगा। अब हम लोग जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता से उत्पन्न या फिर उद्भव हुए हैं जो भी विवाद के कारण उनको हम लोग देखते हैं। तो बताया जाता है कि साहित्यिक स्रोतों की अनुपलब्धता तथा पुरातात्विक स्रोतों की अपर्याप्तता। तो बताया जा रहा है कि देखिए हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, और प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो देखिए सॉरी वो आपका आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हम लोग इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक है आपका आदि ऐतिहासिक काल और एक आपका ऐतिहासिक काल। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो वैसा काल जिसमें कोई आपका केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, किसी भी तरह का साहित्यिक जो साक्ष्य वो मौजूद नहीं होते हैं। इसमें हम लोग स्टोन एज को रखते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड को, यानी कि आपका ताम्रपाषाणिक काल को भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल, तो वैसा काल जिसमें आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी हो, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि उसका लिपि क्या है वो हम लोग आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं।
उसको हम लोग बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, और इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो वह है आपका ऐतिहासिक काल, जिसमें आपका पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी है और जिसको पढ़ा जा सके। तो बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका साहित्यिक स्रोत है वो आपका अवेलेबल नहीं था, और इसके अलावा जो पुरातात्विक साक्ष्य, जो आपका पुरातात्विक साक्ष्य था वो आपका बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं था। हम लोग जानते हैं कि इतिहास को हम लोग समझने के लिए जो है वो दो तरह का सोर्सेज का यूज करते हैं, एक आपका पुरातात्विक, एक आपका साहित्यिक, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को भी हम लोग पढ़ते हैं, और आपका जो लिटरली जो एविडेंसेस है इनको भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। बताया जा रहा है कि अभी तक इस सभ्यता के जितने भी स्थलों के खोज हुई है वो प्रायः अपनी विकसित अवस्था में थे, और इस कारण इसके उद्गम का स्रोत का पता नहीं चल पाया है। अब देख लीजिए, अगर हम लोग अगर हम लोग जितने भी खुदाई किए हैं उसमें अगर एक सीक्वेंस देखने को मिलता है कि कुछ जो घर है वो आपका अविकसित अवस्था में है, कुछ जो घर है वो थोड़ा सा मध्यम विकसित अवस्था में है, और कुछ घर जो है वो आपका पूर्ण विकसित अवस्था में है। तो ऐसे में एक हम लोग को सीरीज देखने को मिलेगा, एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं पे आपका पहले स्टार्टिंग में घर पूरा विकसित नहीं होंगे, फिर थोड़ा सा विकसित, फिर उससे थोड़ा सा विकसित, फिर आपका पूर्ण विकसित, ऐसा देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जो खोज हुआ था आपका सबसे पहले हड़प्पा, सेकंड में आपका मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो शहर थे ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एकदम सबसे बृहद स्थल थे, और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा बहन भी कहा जा रहा है। और ये दोनों जो स्थल है पूरा मेन सिटी था, एकदम महत्वपूर्ण स्थल थे, और ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उन्नत स्थल यही लोग थे, यही दोनों था। तो सबसे पहले खोज यही दोनों का हुआ, और इन लोग सबसे उन्नत अवस्था में था। तो हम लोग को पता ही नहीं चला इतना उन्नत अवस्था में ये चीज़ जो मिला है इसको हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं कि इसका जो उद्भव, इसका जो विकास कैसे हुआ। क्योंकि अगर हम लोग को थोड़ा सा कम उन्नत मिलता, फिर अच्छा मिलता, फिर उससे अच्छा मिलता, तो हम लोग एक लिंक बैठा पाते। लेकिन सबसे पहले ही हम लोग को जो है वो ये विकसित अवस्था में मिल गया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लिंक नहीं बैठा पाए और थोड़ा सा समझने में जो है वो परेशानी हुई। फिर बताया जा रहा है कि इसके इस कारण जो है वो इसके उद्गम का स्रोत पता नहीं चल पाया। तो सही स्रोतों का जो है हम लोगों को पता नहीं चल पाया, हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए। फिर बताया जा रहा है कि थर्ड नंबर पॉइंट कि इसकी जो है वो यहाँ पे क्षैतिज खुदाई का जो अभाव है। एक होता है आपका खुदाई जो होता है ना, तो वो आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका क्षैतिज, एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज में क्या है कि हम लोग पूरा गहराई में जाके उसका जो खनन करते हैं वो होता है आपका क्षैतिज, और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर, यानी कि पूरे एरिया को साफ सफाई करके उसके मतलब सॉरी पूरे एरिया के ऊपर ऊपर भाग में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अभी तक जो भी खुदाई किए हैं, अब उतना बड़ा एरिया है, तो आप अगर एक गांव की खुदाई कीजिएगा तो एक गांव का जो चारों तरफ खुदाई कीजिए कितना गहराई तक जा सकते हैं, 2 किलोमीटर बोले मतलब 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, इससे ज़्यादा तो आप जो गहराई में नहीं जा सकते ना। तो यही है कि हम लोगों के पास ना क्षैतिज खुदाई का जो है वो आपका अभाव है, और हम लोग जो है ऊर्ध्वाधर खुदाई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। इस कारण जो ज़्यादा सोर्सेस है, एविडेंसेस है, वो हम लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो और वो जो है क्षैतिज खुदाई कर पाना वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है आपका खर्च वगैरह भी बैठ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम क्या था क्या नहीं था, इसके पीछे का कारण ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, अभी तक हम लोग दो टॉपिक ये पढ़ चुके हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति या उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखे हैं। फिर हम लोग पढ़े कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय क्या था, वो हम लोग देखें। फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में चल रहे या फिर उत्पन्न जो भी हुए थे विवाद के कारण, वो हम लोग थोड़ा सा विवाद जो भी था वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में अलग अलग जो इतिहासकारों का जो मत है वो क्या है क्या नहीं है, और इसमें हम लोग जो है वो तीन तरह का डायमेंशन देखेंगे। और यहीं से आपका जो है वो इस बार यानी कि 11 to 13 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में इतिहासकारों का मत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव क्या हुआ है और इसके संबंध में क्या क्या सिद्धांत है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में जो भी इतिहासकार है इनका अलग अलग मत है। इनमें से आपका जो है वो आपका तीन तरह का जो मत है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहला मत क्या है कि विदेशी सभ्यता जैसे कि मेसोपोटामिया हो गई, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या फिर जो है वो आपका चीन की सभ्यता,
इन सभी सभ्यता का जो है वो उत्पत्ति का सिद्धांत, कि ये सभी सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं इसको मोटिवेट किए होंगे या फिर इनको सहायता दिए होंगे ताकि ये सभ्यता जो है वो आपका देखने को मिले। ठीक है ना। तो पहला सिद्धांत क्या है, विदेशी सभ्यता उत्पत्ति का सिद्धांत। तो पहला क्या है, विदेशी सभ्यता उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि विदेशी जो सभ्यता है उनके कारण ये सभ्यता का उद्भव हुआ है। अब विदेशी सभ्यता में आप कितना याद रख लीजिएगा, तो 4 गो पॉइंट याद रखिएगा। 4 गो कैसे कैसे याद रखिएगा, पहला है आपका, 4 गो नहीं मतलब 3 गो याद रखिएगा, 3 ठो। कौन कौन याद देख लीजिए। पहला इधर आपका है जो है वो चीनी सभ्यता, जो कि आपका पीली और आपका हवांग नदी के किनारे था। इधर हो जाएगा आपका मिस्र, क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कहा जा रहा है, वो आपका दजला और फरात नदी के किनारे थी। नीचे में देखिएगा तो है वो है आपका मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि आपका नील नदी के किनारे थी। उसके बाद देखिएगा चौथा आपका सिंधु घाटी सभ्यता ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इन तीनों सभ्यता से ही इंस्पायर हुआ होगा, ऐसा मान्यता भी था। तो पहला हम लोग बोलेंगे विदेशी सभ्यता उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे देशी क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि जो आपका देशी क्रमिक है, देशी क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत बोलेंगे कि ये आपका जो है वो यहीं से उत्पन्न हुआ है, अपने आप उत्पन्न हुआ है। और देशी क्रमिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है यही सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है वर्तमान समय में। और ये जो है वो आपका 3 फेजेस में होके गुजरेगा। पहला है आपका हड़प्पा का पूर्व, दूसरा है हड़प्पा कालीन, और तीसरा है आपका हड़प्पा के बाद। तो हड़प्पा पूर्व जो काल है उसको हम लोग 3500 से लेके 2600 ईसा पूर्व समय का जो काल है उसको हम लोग हड़प्पा पूर्व कहते हैं। उसके बाद जो है वो आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग हड़प्पा कालीन काल कहते हैं। उसके बाद 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व का जो काल है उसको हम लोग हड़प्पा के बाद का काल कहते हैं। तो ये आपको हो जाएगा देशी क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर चलेंगे आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, कि आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है क्या नहीं है। तो अभी जैसा कि आपको बताया गया था कि हर एक सिद्धांत का जो है वो सबसे पहले 4-5 हिस्टोरियन का जिक्र करेंगे, फिर उस सिद्धांत के बारे में तर्क और वितर्क यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बताएंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक एक कंक्लूजन देंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग तीनों सिद्धांतों को मिलाकर एक लास्ट में और कंक्लूजन देंगे कि तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अभी वर्तमान में कौन सा सबसे ज़्यादा जो है वो आपका सर्वमान है। तो सर्वमान कौन है, कौन सा मत किसको सभी लोग अपनाए हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे कि आपका जो है वो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में जो आपका विदेशी प्रभाव रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या वाकई में हड़प्पा सभ्यता जो है वो जो उद्भव हुई है उसके विदेशी से कुछ ना कुछ संबंध है। तो वो उसके ऊपर विदेशी सभ्यता का क्या प्रभाव रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, कुछ कुछ वैज्ञानिक का नाम लिया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, फ्रेमर, डीडी कोसाम्बी आदि इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी प्रभाव है इसको वो स्वीकार करते हैं। तो 4 वैज्ञानिक का नाम, 4 गो हिस्टोरियन का नाम एकदम याद रखिएगा। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, आपका क्रेमर, क्रेमर बोलिए कि यहाँ पे फ्रेमर है तो इसको याद रखिएगा, और डीडी कोसाम्बी। इन 4 हिस्टोरियन जो है वो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है इसमें विदेशी सभ्यता का हाथ माना जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि इस मत के समर्थकों के अनुसार मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कही जा रही है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया सभ्यता को ही जो है वो आपका सुमेरियन सभ्यता कहा जा रहा है। उसके बाद मिस्र सभ्यता अलग है, उसके बाद चाइनीज़ की जो सिविलाइजेशन है वो आपका अलग है। तो इस मत के समर्थकों के अनुसार मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कही जा रही है, उसके अलावा मिस्र सभ्यता, और उसके अलावा जो है वो आपका चाइनीज जो सिविलाइजेशन है यानी कि चीनी सभ्यता, और तथा हड़प्पा सभ्यता का जो जनक है वो एक ही मूल के लोग थे। तो ये मानते हैं कि ये जो चारों अलग अलग सभ्यता है उनका जो जनक है, उनका जो फाउंडर है वो सभी एक ही मूल के जनक है।
और बताया जा रहा है कि चूंकि मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। अभी बताया गया था कि सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको आपका सुमेरियन सभ्यता भी कही जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्नत जो था वो आपका प्राचीन में वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता ही था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए, अतः मेसोपोटामिया से ही एक जन समूह मिस्र होते हुए भारत आया तथा यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप एक नवीन नगरीकृत सभ्यता की नींव डाली। तो अभी आपको बताया जा रहा है कि जो आपका मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, जिसको सुमेरियन सभ्यता कहा जा रहा है, जो कि आपका दजला और फरात नदी के किनारे है, इराक ईरान वाले क्षेत्रों में। तो बोला जा रहा है कि ये जो सभ्यता है वो आपका हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के ही जो एक लोग होंगे, जनसमूह होगा, वो मिस्र के रास्ते होते हुए भारत आए होंगे और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप एक यहाँ पे नया नगरीकृत सभ्यता का जो है वो नींव डाल दिए होंगे, ऐसा उनका मानना है। जो कि इस सभ्यता जो है वो विदेशी प्रभाव को मानते हैं। उन सभी हिस्टोरियन का ये मत देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस सिद्धांत के समर्थन में प्रमुख तर्क क्या क्या रहे हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये सिद्धांत के लोग जो है, इस सिद्धांत को मानने वाले लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऐसे में मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ जो एक लोग होंगे या फिर जनसमूह जो होगा, वो मिस्र के रास्ते होते हुए भारत आए होंगे और यहाँ की परिस्थितियों में वो आकर ढल गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नवीन नगरीकृत सभ्यता का वो नींव डाल दिए होंगे, ऐसा उनका मानना है। तो ये जो बोले हैं ये बात, तो क्या ये बात सही है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस सिद्धांत के समर्थन में प्रमुख तर्क क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत के समर्थन में प्रमुख तर्क जो है वो इस प्रकार है या फिर निम्नलिखित है। तो पहले हम लोग प्रमुख तर्क के बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं है सो। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि दोनों सभ्यता जो है वो दोनों सभ्यताओं का नगरीय होना, अर्थात मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा सभ्यता दोनों नगरीकृत था। तो पहला तर्क ये है कि मेसोपोटामिया सभ्यता से ही इंस्पायर हुआ है या फिर वहीं के जो कुछ लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को बनाए होंगे। पहला कारण क्या बता रहे हैं, पहला कारण ये लोग बता रहे हैं कि दोनों जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता भी और आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी, दोनों सभ्यता कैसा है, नगरीय है। ऐसा में ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर हुआ होगा, ऐसा मान्यता उन लोग बोले जा रहा है उन लोग के द्वारा। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट जो है वो आपका कि दोनों सभ्यताओं के द्वारा तांबा और कांसा धातु का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आपको बताया गया है कि मनुष्य के द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला जो पहला धातु है वो आपका तांबा है। तांबा जो है थोड़ा सा कमज़ोर धातु था। तो धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हुआ कि तांबा में अगर हम लोग टीन को मिला दें तो इससे एक नया धातु बनता है जो कि कांसा बनता है। और जो कांसा है वो आपका तांबा की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा ही मजबूत होता है। तो देखिए लोगों में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि जो आपका दोनों सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कही जा रही है, उस सभ्यता में और आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, दोनों सभ्यताओं में जो आपका तांबा का और बाद में तांबा में ही जो है वो टीन मिलाकर कांसा का प्रयोग होने लगा। तांबा मतलब कि कॉपर और कांसा मतलब कि ब्रॉन्ज, दोनों का यूज जो है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वह है आपका कि दोनों ही सभ्यता के लोग ईंट का, मुहर का, मृदभांड का, अन्नागार का और लिपि का प्रयोग करते थे। तो ये दोनों सभ्यता में हम लोग को देखने को मिलता है ब्रिक्स, इंस्क्रिप्शंस, पोर्ट्री वगैरह का देखने का जिक्र जो है वो दोनों सभ्यताओं में मिलता है। अगर हम लोग पोर्ट्री की बात करें, मृदभांड की बात करें, तो मतलब मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, तो पक्की उसको मिट्टी के बर्तन बना के उसको जो है वो मतलब कि आग में उसको पका दिया जाता है, तो वो आपका और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना। ये अभी भी देखने को मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं मृदभांड यानी कि पोर्ट्री। और अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मृदभांड देखने को मिलता है। जिससे प्राचीन समय में देखिएगा तो आपका चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PGW। तो अलग अलग जो मृदभांड देखने को मिलते हैं। तो बताया जा रहा है कि दोनों सभ्यताओं में आपका ईंटों का प्रयोग हुआ है, मुहरों का प्रयोग हुआ है, मृदभांड का प्रयोग हुआ है और अन्नागार का भी प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ जो है वो आपका लिपि का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन इस लिपि को हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि ये लिपि जो है वो आखिर में कहना क्या चाहता है। ठीक है, आगे देख लीजिए चौथा नंबर जो पॉइंट है कि दोनों सभ्यताओं का जो है वो लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग खेती के लिए होता है।
तो हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते थे कि आपका पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है, नवपाषाण है। तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पे जो आपका पहला जो पूरा पाषाण है वहाँ पे फूड एंड हंटिंग करते थे लोग। उसके बाद मध्य पाषाण में आपका हंटिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री करने लगे। और नवपाषाण में जो है वो आपका मतलब कि हंटिंग आप यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका जो है वो एग्रीकल्चर करने लगे थे। तो जो आपका मध्य पाषाण काल आया था इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस मिलता था, पूरा पाषाण में भी चेंजेस मिलता था। पूरा पाषाण में जो है वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे। अब उनका थोड़ा सा दिमाग हुआ तो मध्य पाषाण में उन लोग लघु उपकरण यानी कि मैक्रोलिथ का यूज़ करने लगे। और आपका जो आपका नव पाषाण है यहाँ पे आपका फ्लिंट स्टोन यानी कि चकमक पत्थरों का यूज करने लगे। तो ये बताया जा रहा है कि जो आपका मध्य पाषाण है जहाँ पे आपका लघु उपकरण या फिर लघु पाषाण यानी लघु लघु छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगे, जिसको हम लोग मैक्रोलिथ कहते हैं। तो ये जो आपका लघु पाषाण है यानी कि मध्य पाषाण से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपका जो है वो मैक्रोलिथ जो है वो औजारों का उपकरणों का यूज करने लगे थे, वो खेती के लिए करते थे। फिर बताया जा रहा है 5वां नंबर पॉइंट कि बलूचिस्तान से प्राप्त टीलों की संरचना मेसोपोटामिया से प्राप्त जो एक है जिगुएट मंदिर के समान था। तो बलूचिस्तान जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। तो वहाँ पे एक टीला मिला है, एक आपका मतलब कि ये मिला है, टीलों की एक संरचना मिली है। जो जो संरचना एकदम सेम टू सेम किसके से देखने को मिल रही है, तो वो एक मेसोपोटामिया में एक मंदिर मिला है जिसको बोला जा रहा है जिगुएट मंदिर। सेम उसी के जैसा ये संरचना देखने को मिलता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे एक भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे जो आपका टीलों की संरचना मिला है बलूचिस्तान में, वो सेम मेसोपोटामिया में जो भी आपका जिगवेट मंदिर है उसी के जैसा देखने को मिलती है, लगभग लगभग। ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इतिहास हमेशा एजम्पशन पे ही चलता है। थोड़ा सा मान्यता ज़्यादा लोगों का जुड़ जाता है, लोग मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, हो ना हो वो अलग की बात है। फिर देख लीजिए 6वां पॉइंट है कि दोनों सभ्यताओं के भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ था। अभी आपको बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का, मुहर का, मृदभांड का, अन्नाघार का और लिपि का प्रयोग हुआ था। उसी तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इन सभी चीज़ों का जो है वो यूज हुआ था। और बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका भवनों का निर्माण था तो वो बहुत ही बेहतर तरीके था, बहुत ही बेहतर तरीके से था। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बाकायदा टाउन प्लानिंग था, यहाँ पे भवन निर्माण करने के लिए ये ग्रिड पद्धति पे बना हुआ था। घरों के आगे नाली वगैरह का एकदम पूरा बहुत ही अच्छा व्यवस्था था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, नालियाँ ढकी हुई हुआ करती थी। तो किधर जाना है, कैसे क्या करना है, सारा व्यवस्था इन लोगों को रखा निकाला गया था पूरा। रोड के किनारे सड़क है, मतलब सॉरी सड़क के किनारे जो घर है उन लोग घर का जो गेट किधर खुलेगा, खिड़की किधर खुलेगा, बाकायदा 2-2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि यहाँ पे जो है वो ईंटों का प्रयोग हुआ था। कहीं पे तो कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ था, कहीं कहीं पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो बताया जा रहा है कि दोनों सभ्यताओं में जो है वो ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो दर्शा रहा है कि दोनों सभ्यता में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ तो है, ये भी बतलाया जा रहा है, ठीक ना। फिर देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन ये जो भी समानताएं हैं ये केवल और केवल बाहरी मात्र है। यानी कि ये जितना भी अभी आपको बताया जा रहा है चीज़, इससे पूरा वैसा कुछ खास नहीं है, ये केवल बाहरी मात्र है, आंतरिक इससे कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो बोला जा रहा है कि लेकिन ये जो समानताएं हैं ये बाहरी मात्र है और इससे कहीं भी आवश्यक और अनिवार्य नहीं लगता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से ही उत्पत्ति इसका हुआ होगा या फिर उसी से ही प्रेरित हुआ होगा। अभी जो आपको हम 4-5 गो एग्जांपल दिए कि दोनों नगरीय सभ्यता था, दोनों में तांबा और कांसे का प्रयोग हो रहा है, दोनों में ईंट, मुहर, मृदभांड, अन्नागार, लिपि का प्रयोग हो रहा है, दोनों में लघु पाषाण उपकरणों का यूज हो रहा है। और फिर आपका बलूचिस्तान में एगो टीला मिला है, उसकी संरचना मेसोपोटामिया में जो आपका जिगवेट मंदिर है उसके समान मिला है। दोनों सभ्यताओं में जो भवन है उसका निर्माण ईंटों से ही हुआ है। ये जितना भी हम आपको सिमिलैरिटीज़ बताए हैं इससे कहीं भी आवश्यक और अनिवार्य नहीं है कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही उत्पत्ति हुआ होगा या फिर उसी से ये इंस्पायर हुआ होगा, ऐसा कहीं भी आवश्यक नहीं है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, यदि सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो उपयुक्त तर्कों की सीमाएं स्पष्ट हो जाती है जो कि निम्नलिखित है। अभी तक तो हम लोग तर्क बता दिए कि दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी। अब हम लोग बताएंगे कि अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से एकदम पूरा मैन्यूट तरीके से देखें ना, सूक्ष्म अवलोकन करें ना,
तो कुछ कुछ तर्क हम लोगों का जो है वो दिए, जो जो भी अभी अभी तक हम लोग जो जो भी तर्क दिए हैं उस तर्क का लिमिटेशन मिलेगा हम लोगों को। तो बताया जा रहा है कि यदि सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो उपयुक्त तर्कों की सीमाएं जो है वो स्पष्ट हो जाती है, जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन सी सीमाएं हैं वो देख लीजिए। जितना भी तर्क दिए हैं उसका सीमा भी देखने को मिलेगा, क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला चीज़ कि दोनों ही सभ्यता के नगरीकरण में पर्याप्त अंतर था। अभी बताया जा रहा है कि दोनों सभ्यता जो है वो नगरीकृत थी। सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि नगर क्या है, नगर किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा आप समझिए, इसको प्रयास कीजिए क्या है क्या नहीं है, और इसको थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो पहला चीज़ कि दोनों सभ्यता तो नगरीकृत था ही, लेकिन फिर भी दोनों जो सभ्यता है वो नगरीकृत होने के बावजूद भी दोनों सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो दोनों ही सभ्यता के नगरीकरण में पर्याप्त अंतर था, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कहीं अधिक विकसित और व्यवस्थित थे। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण मेसोपोटामिया की सभ्यता की नगरीकरण से ज़्यादा उत्कृष्ट था। तो पहला चीज़ बोले कि ये जो दोनों सभ्यता है वो आपका क्या है, नगरीकृत है दोनों। लेकिन फिर भी बोला जा रहा है कि फिर भी दोनों में बहुत ज़्यादा पर्याप्त अंतर तो था ही। हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण है, इसका जो टाउन प्लानिंग है, इसका जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित था, बहुत ही ज़्यादा डेवलप था बताया जा रहा है, और जबकि मेसोपोटामिया का इसकी तुलना में थोड़ा सा कम ही डेवलप था। तो ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए हम लोग जो देखते हैं कि हड़प्पा का जो नगरीकरण है मेसोपोटामिया सभ्यता की जो नगरीकरण है इससे बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट था। तो ऐसा नहीं होगा कि जिस सभ्यता से कोई अन्य सभ्यता निकला है वो ज़्यादा उससे बेहतर हो जाए, ठीक है। आगे देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः वर्गाकार या फिर आयताकार मोहरों का जो है वो प्रयोग हुआ है, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनाकार मोहरों का प्रयोग हुआ है। तो अभी बताया गया था सेकंड नंबर में कि दोनों सभ्यता में ईंट का, मुहर का, मृदभान का, नगार का और लिपि का प्रयोग हुआ है। तो बताया जा रहा है कि दोनों सभ्यता में मोहरों का तो प्रयोग हुआ है भाई, इंस्क्रिप्शन का प्रयोग हुआ है, इसमें कोई भी बात आपका झुटलाया नहीं जा रहा है। लेकिन दोनों का जो सभ्यता का जो मुहर है, मोहरा जो आपका मोहरे हैं, उन मोहरों में बहुत ज़्यादा अंतर था। हड़प्पा सभ्यता में वर्गाकार और आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में इंस्क्रिप्शन यानी कि मोहरों का प्रयोग हुआ है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेलनाकार मोहरों का प्रयोग हुआ है। ये भी अंतर है। फिर बोला जा रहा है कि दोनों ही सभ्यता में जो प्राप्त हुए हैं मृदभांड यानी कि जो पोट्री मिले हैं और जो भी अन्नगार मिले हैं, इनके आकार में भी और इनके प्रकार में और इनके संरचना में भी पर्याप्त अंतर है। तो जो भी मृदभांड मिले हैं, जो भी अन्नगार मिले हैं, उसके आकार, उसके प्रकार और उसके संरचना, इन तीनों में अंतर मिला, यानी कि सभी अंतर है, सभी में सब एक जैसा नहीं था। तो तीनों के आकार, प्रकार और संरचना, इसमें अंतर देखने को मिलता है, मृदभांडों में भी और अन्नगारों में भी। चौथा पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। इसमें फिर बताया गया था कि आपका ईंट का, मुहर का, मृदभांड का, अन्नगार का, लिपि का प्रयोग हुआ है दोनों सभ्यताओं में। तो पहले से ये बता दिए कि आपका मुहर जो है वो मुहरों में भी अंतर है, वहाँ पे आयताकार और आपका वर्गाकार मुहरों का प्रयोग हुआ, यहाँ पे बेलनाकार मुहरों का प्रयोग हुआ है मेसोपोटामिया में। फिर बोला जा रहा है कि दोनों का मृदभांडों में भी अंतर है, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में चित्राक्षर लिपि का प्रयोग किया गया है, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में कीलनुमा लिपि का प्रयोग किया गया है। फिर एक अंतर मिल गया। अभी बोला गया था कि दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रयोग मिला है, ये सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन उसका अगर हम लोग लिमिटेशन देखें तो लिमिटेशन क्या है कि दोनों सभ्यता में लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि हुआ है वो आपका भाव चित्रात्मक है, यानी पिक्टोग्राफी है, ये आपका चित्राक्षर है। लेकिन मेसोपोटामिया, जिसको सुमेरियन सभ्यता कहा जा रहा है, जो कि आपका दज्जल और फरात नदी के किनारे है, यहाँ पे जो लिपि का प्रयोग हुआ है उसको बोलते हैं कीलनुमा लिपि का। तो यहाँ पे तो लिपि भी अलग है, मृदभांड भी अलग है, ईंटों का प्रयोग भी अलग है, मुहर भी अलग मिल रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए। फिर बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिरों के जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। अभी बताया गया था
कि यहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि एक ऐसा बताया जा रहा था कि बलूचिस्तान में जो है वो टीलों की एक संरचना प्राप्त हुई है, जो कि मेसोपोटामिया में मंदिर जो है जिगवेट के समान दिखाई देता है, लेकिन कहीं से भी ये आवश्यक नहीं है कि ये मंदिर ही होगा। संरचना देखने को मिल रही है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रही है, लेकिन वही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक तरफ मेसोपोटामिया सभ्यता में भर भर के मंदिर मिल रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। तो क्या लोग पहले पूजा करते होंगे, बाद में पूजा करना छोड़ दिए? नहीं ना, ऐसा है। फिर देख लीजिए, 6 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि दोनों सभ्यता के धार्मिक शैली में भी असमानता देखने को मिलती है। धार्मिक शैली, इन लोगों का जीने का तौर तरीका, धर्म को मानने का तौर तरीका, सांस्कृतिक इन लोग का जो है पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, वो सभी आपका डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा था। ठीक है ना। अब ये सभी बताने के बाद आपको एक पॉइंट और भी बतलाना होगा। अब लास्ट में आपको यहाँ के बारे में जो है वो बतलाना होगा कि क्या है क्या नहीं है, लास्ट में निष्कर्ष बता दीजिएगा। तो अभी बताया गया था कि पहले तो हम लोग बताया कि दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ था, दोनों के पक्ष में बताए बात। फिर जो भी हम पक्ष बताए हैं उसका हम लोग सीमाएं भी जो है वो लिमिटेशन भी हम लोग बतलाए हैं। यानी कि एक तरह से देखें तो आपका डिसिमिलैरिटीज़ बता दिए कि समानता होके भी, एक दूसरे के समान होके भी ये लोग एक दूसरे से असमान थे, वो बता दिए हैं। बाद में अब हम लोग थोड़ा सा एक निष्कर्ष की ओर चले जाएंगे कि लास्ट में आपका निष्कर्ष क्या बनता है। तो बोला जाता है कि मुख्य विषय यह है कि यह जो मत है वो आपका साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा उस समय प्रसारित किया गया था जब भारत में प्राक हड़प्पा काल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। तो बताया जा रहा है ये भी जितने भी इतिहासकार थे, जैसे कि आपका गॉर्डन चाइल्ड है, फ्रेमर है, डी कोसाम्बी है, या फिर व्हीलर है, ये सभी जो इतिहासकार हैं ये सभी साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। और ये जो इतिहासकार है ये जो ऐसा मत दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव रहा है, ये जो मत दिए हैं वो तब दिए थे जब भारत में प्राक हड़प्पा काल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। कहने का अर्थ है कि आपका, हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा को हम लोग जो है वो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका हड़प्पा पूर्व, एक आपका हड़प्पा कालीन और एक आपका हड़प्पा के बाद का। तो हड़प्पा पूर्व भी जो है वो जगह कुछ कुछ साइट्स वगैरह है वो भारत में देखने को मिले हैं, तो उससे पहले ये सब देख चुके हैं लोग। तो बोला जा रहा है कि मुख्य विषय यह है कि यह मत जो है वो आपका साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा उस समय प्रसारित किया गया था जब भारत में प्राक हड़प्पा काल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था, और ऐसा लगता था कि एकाएक शून्य से इतनी बड़ी और उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता उत्पन्न हो गई है। परंतु नए अन्वेषण के साक्ष्य में यह मत, या मतलब नए अन्वेषण के साक्ष्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो जड़ें हैं वो भारत में ही जमी हुई हैं और इसे विदेशी प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। अब समझ में आया कि शुरू में जो भी इतिहासकार थे, साम्राज्यवादी हिस्टोरियन थे, वो बोल दिए कि इस सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है इसमें विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव रहा है। लेकिन ये जो मत दिया गया था ये उस समय दिया गया था जब भारत में एक भी प्राक हड़प्पाई शहरों की या फिर स्थलों की खोज नहीं की गई थी। बाद में प्राक हड़प्पा से संबंधित स्थलों की जो है वो खोज भारत में की गई और मिले भी, तो पता चला कि यहाँ पे इनका जो है वो क्रमिक विकास हुआ, एकाएक विकास नहीं हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ था। लेकिन जब तक इन स्थलों की खोज नहीं हुई थी तो अब लोग उस समय स्टार्टिंग में मानते थे कि ये जो सभ्यता है वो इतना उन्नत और इतना विकसित जो सभ्यता है वो एकाएक आ गया। एकाएक तो नहीं होता है ना, तो यही समझिए। तो ये सभ्यता एकाएक नहीं आया था, उसमें माना थे लोग कि अचानक आया एकाएक ही लोग, ये सभ्यता जो कि कुछ भी नहीं था वहाँ पे बहुत कुछ आ गया। तो बोला जा रहा है ये कि एकाएक शून्य से इतनी बड़ी और इतनी उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बाद में नया नया खोज हुआ, नया नया अन्वेषण हुआ, तो नए अन्वेषणों और उसके साक्ष्य के आधार पे हम लोग अब बोल सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो जड़ है, इसका जो रूट्स है वो भारत में ही जमी हुई है, और ये भारत में जन्मी भी है और भारत में जमी हुई भी है।
और इसे जो है वो किसी भी तरह का विदेशी प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग अपने आंसर में बोलेंगे जब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे तब। लास्ट में थोड़ा सा इसमें और हम लोग ऐड कर देंगे कि इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया या फिर विदेशी प्रभावों का सिद्धांत तर्कता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो लास्ट में हम लोग बता देंगे कि इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया या फिर विदेशी सभ्यताओं का जो प्रभाव वाला जो सिद्धांत है वो तार्किक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप बोल तो दिए लेकिन वो अगर देखा जाए तो लॉजिकली अगर वो देखे तो वो आपका सूटेबल नहीं बैठता है। तो विदेशी प्रभावों का जो सिद्धांत है उसको हम लोग जो है वो तार्किक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो आपका तर्कता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो आई होप ये जो लाइन है ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो है वो हम लोग इसको समझे थे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी सभ्यताओं का क्या प्रभाव है या नहीं है। पहले तो हम लोग कुछ इतिहासकारों का मत दिए, फिर हम लोग बोले कि इस सभ्यता के समर्थन में प्रमुख जो है वो प्रमुख तर्क दिए। फिर हम लोग देखें कि ये जो तर्क दिए हैं वो कहीं से भी मतलब कहीं से भी अनिवार्य और आवश्यक नहीं है कि ये ऐसा ही हो। फिर हम लोग इस तर्क का हम लोग सीमाओं के बारे में जिक्र किए। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बतलाएं कि लास्ट में हम लोग तर्क दिए, वितर्क दिए और लास्ट में हम लोग फिर जो है निष्कर्ष लिखे। निष्कर्ष भी आपका अच्छा खासा लिखे हैं। फिर बतलाए हैं कि जो है वो फाइनल हम लोग फिर निष्कर्ष दिए कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता या फिर किसी भी अन्य विदेशी जो सभ्यता है उसके प्रभावों का जो सिद्धांत है वो तर्कता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ये वाला टॉपिक को, आज वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक ना। आज जो है वो समय का अभाव देखते हुए हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो आगे का जो टॉपिक था उसको हम लोग आगे के लिए छोड़ देते हैं। कल की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के संबंध में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे और साथ ही साथ हड़प्पा के उत्पत्ति में देशी क्रमिक सिद्धांत को भी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में ही हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ से था उन सभी के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे जानने का, ठीक है ना। उसको भी हम लोग कल की क्लास में ही देख लेंगे। तो कल का क्लास हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे और हम लोग कल की क्लास जो है वो आपका कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत मतलब कि ज़्यादा, क्योंकि ये सब फैक्चुअल डाटा है ना, समझने के ज़्यादा प्रयास कितना कीजिएगा, जितना अभी समझाया जा रहा है इससे ज़्यादा डेप्थ में और क्या समझिएगा। तो अगर हम लोग आज के टॉपिक में देखें तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और इसका उद्भव के बारे में जाने, फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का एक इंट्रोडक्शन जाने, उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पन्न जो भी विवाद के क्या कारण थे उसके बारे में जाने। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों का मत क्या है वो जाने, जिसमें हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी प्रभाव पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में जो भी विदेशी प्रभाव है ये क्या तार्किक है कि नहीं है, इसका हम लोग पक्ष और विपक्ष देखें और फिर हम लोग इसका निष्कर्ष निकालें, ठीक है ना। बाद में हम लोग देखिए कि क्या ये आकस्मिक सभ्यता ही आया था, अचानक आ गया, या फिर ये सुमेरियन सभ्यता जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कही जा रही है उससे ये इंस्पायर था, या फिर मिस्र की सभ्यता से इंस्पायर था, या फिर आपका चीनी सभ्यता से ये इंस्पायर था। इन सभी के बारे में हम लोग देखें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अब इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।